श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बीती रात एक भीषण हादसा हुआ। जी हां, एक कार सड़क के बीचों बीच लगे रेड लाइट से टकरा गई। यह हादसा अरुणा आसिफ अली रोड पर हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरबैग्स कार के निकले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का संतुलन अचानक से बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटकर सड़क के किनारे चली गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि एयरबैग की वजह से कार सवार बाल बाल बच गए। बीती रात की ये घटना है दिल्ली में, जहां पर देखिए कार की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह की घटना रही होगी। और बताया जाता है कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया था और अचानक से ये देखिए रेड लाइट जो है वो टूटकर नीचे गिर चुका है और डिवाइडर से ये कार टकरा गई है। कार का जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पर खच्चे उड़ गए हैं इस कार के। लेकिन गनीमत ये रही कि इस कार में एयरबैग फ्रंट में भी था और पीछे की तरफ भी था। सीट्स में देखिए लगे हुए थे इसमें एयरबैग, जिसकी वजह से 3 यात्री बताए जा रहे हैं, इसमें 3 लोग सवार थे, वो तीनों सुरक्षित है। ये एक गनीमत की बात है। अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर एयरबैग्स कंपल्सरी रहते हैं किसी भी कार की मैन्युफैक्चरिंग में, वो प्रायोरिटी बेसिस पे रहते हैं। और भारत में भी यही मांग की जा रही है कि कार में सेफ्टी फीचर्स में इसे लग्जरी फीचर में ना डालकर बल्कि एक बेसिक फीचर के तौर पर एयरबैग्स रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कम से कम जो कार के अंदर लोग सवार होते हैं वो सुरक्षित रह सके अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुणा आसिफ अली मार्ग की ये तस्वीरें हैं। बीती रात ये हादसा हुआ है, जबरदस्त कार एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था कार का संतुलन खो बैठा और उसके बाद ये घटना घटी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी है। दिल्ली में बड़ी राहत देखी जा रही है। वहां 24 घंटे में 487 नए केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी आंकड़ों में कमी आती जा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब 5 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन दिल्ली में बड़ी राहत की बात, 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि आंकड़े जो है वो काफी कम हो गए हैं। 487 केस सामने आए हैं। ये एक राहत की बात है। मृतकों की संख्या भी कम हुई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में देखिए 15,229 नए केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना का खतरा बेशक कम हो रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस का संकट चिंताजनक है। जयपुर में हालात ऐसे हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मरीज के परिजन इंजेक्शन के लिए लाचार हैं। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें। सुनिए गहलोत सरकार, इस शख्स की पुकार। बीवी बीमार है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए, लेकिन जयपुर के इस अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। रोज 7 से 8 इंजेक्शन चाहिए, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1 इंजेक्शन मिला है। जान बचाने की गुहार सुनिए गहलोत सरकार। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारी पत्नी आगे सर्वाइव कर सके। जाकि जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि करीब 8 इंजेक्शन पर डे के हिसाब से लगने चाहिए, और यहाँ पर 1 इंजेक्शन रात को हमें पकड़ाया गया। तो क्या मरीज उसमें ठीक होगा? डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। परसों 0 इंजेक्शन दिए गए, कोई इंजेक्शन नहीं। हम चाहते हैं सरकार से आज तक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, सही मात्रा में इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। राम सिंह जैसे एक नहीं, यहाँ अनेक मरीज हैं जिनके परिजनों को ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी इंजेक्शन का अभाव है। अस्पताल के पास इंजेक्शन नहीं है, परिजन परेशान है।
सर इंजेक्शन के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं, यहाँ से मेल भी भिजवाया है, सीएमओ ऑफिस भी जाके आए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इंजेक्शन मिलेंगे। परसों नाइट को ऑपरेट हुआ है, हमें आज तक एक भी इंजेक्शन अप्रूव नहीं कराया गया। बिल्कुल मिली नहीं है, रोज़ 12-12 बजे तक इंतजार करते हैं लेकिन इंजेक्शन आते ही नहीं है। बहुत परेशान है मरीज़ की, तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि अब तक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिल रहा था जिन्हें कोविड हुआ था, लेकिन इसी अस्पताल में अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें ना तो कोविड था ना कोविड के लक्षण, फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। देखिए, अस्पताल की व्हीलचेयर पर ये अजमेर के रसूल खान हैं। ये कोविड पॉजिटिव नहीं थे, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। ब्लैक फंगस अब केवल उन लोगों को नहीं हो रहा है जो पोस्ट कोरोना रिकवर हुए हैं, जो काफ़ी स्टेरॉइड लिए हैं या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, बल्कि स्वस्थ लोग भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। अजमेर से आए हैं रसूल खान, जिनको ना कोरोना हुआ था ना डायबिटीज़ के मरीज हैं, इसके बावजूद ब्लैक फंगस ने इन्हें जकड़ लिया। इनके अटेंडेंट है, बात करते हैं। क्या इंजेक्शन की दिक्कत हो रही है ऑपरेशन कराने के बाद आप लोगों को? सर हम 1 जून को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हमारा भाई का। उसके बाद में हमने खूब कोशिश की पर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट से हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा इसका। इंजेक्शन ना मिलने से मरीज के परिजन बेबस हैं। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि पता नहीं मरीज की तबीयत कब बिगड़ जाए, क्योंकि अस्पताल के पास तो इंजेक्शन ही नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, कहते हैं इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, इसलिए ऑपरेशन करने से भी हाथ कतराते हैं। वो जबड़े के दर्द से आया हमारे पास, उनका पूरा जबड़ा मूव कर रहा था, पूरे जबड़े को फंगस खा गया था। जबड़े से लेकर स्फिनॉइड साइनस होता है दिमाग के आगे वाला, वहाँ तक भी बीमारी पहुँच गई थी, जिसको हमने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी है। बट इसके बाद इनको 8 से 10 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है, बट अभी सरकार से हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ला पाएँ, बट 2 दिन से तो बिल्कुल इंजेक्शन की शॉर्टेज है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीज 2500 से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैक फंगस से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक मरीज को 7 से 10 इंजेक्शन रोज चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 12,555 इंजेक्शन ही मिले हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इन बिलखते लोगों के लिए किसी तरह का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। परिजन लाचार हैं और उम्मीद में भी कि कुछ अनहोनी होने से पहले उनके मरीजों को इंजेक्शन मिल जाए, उनकी जान बच जाए। ब्लैक फंगस वाकई में एक महामारी का रूप लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पोस्ट कोरोना हो जा रहा है, मगर ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, डायबिटीज़ के मरीज नहीं है, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी दवाइयाँ प्रोवाइड करना चाहिए, इंजेक्शन उपलब्ध कराने चाहिए, वरना जो मरीज हैं वो दम तोड़ने लगेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बिहार चलते हैं, जहां पर बीजेपी के साथ सरकार चलाते मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने में बीजेपी जेडीयू के बीच विवादों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। यहां नीतीश सरकार के कामकाज पर अब तक बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते रहे। अब तो बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार को नेता मानने से ही इनकार करते हुए परिस्थितियों का सीएम बताया है और शराब घोटाले का आरोप लगाकर जेल भेजने की मांग कर दी। नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है, उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। जब शराब घोटाले में श्री लालू जी आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाले में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गूंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। नीतीश कुमार जो रम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुल जमा 6 महीना 17 दिन बीते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए, लेकिन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर 36 तरह की खटपट आ चुकी है। इस बार 3 नंबर में ढेला गए, अब तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा, तो बर्दाश्त के बाहर है। इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या मतलब है तुम्हारा, पूछने की वजह पैदा करने वाले नेता का नाम है टुन्ना पांडे। बिहार में बीजेपी के एमएलसी हैं, जिन्होंने कोई पहली बार नहीं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार को ना नेता मानने, ना चुनाव जीतने लायक मानने के बाद
घोटालेबाज बताते हुए जेल भेजने की मांग की तो जेठ के महीने में बिहार की राजनीति में गर्मी और जलने लगी। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भिजवाइएगा भाई, जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? कहता जेल भेजवा देंगे। कोई माई का लाल है जो नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। नवंबर में जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी तब भी यह बात कही जाने लगी थी कि इस बार नीतीश के लिए सीएम पद की कुर्सी कांटों भरी है। टुन्ना पांडे की राजनीतिक ताकत बिहार में कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन सियासत का सच ये भी है कि वार छोटे मोहरों से कराया जाता है ताकि पल्ला झाड़ना आसान हो। क्या यही सच है? इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? बर्दाश्त का एक सीमा होता है। सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सोचना, लगातार हमला हो रहा है और मौन सहमति है भारतीय जनता पार्टी का। ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन पर लालू के साथ सरकार बनाने के बाद पीठ में छुरा भोग कर बीजेपी संग सीएम बने रहने के आरोप लगे। अब फिर से क्या बिहार में वाकई ये नौबत आ गई कि जेडीयू को लगता है बीजेपी पीठ में छुरा भोग रही है? हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। कोई नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है? और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। अगर मौन सहमति नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होता क्या? कहीं न कहीं मौन सहमति है। जनता दल के नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई नेता के ऊपर हमला हुआ है क्या? एक आदमी का नाम बता दीजिए। लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गूंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के संस्कार में हम लोग पलते हैं, हम उनके सिपाही हैं। हम लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करता। अब सीमा पार कर गया है तो जवाब उसी शैली में हम लोग भी देंगे। हम लोग कोई गूंगा जेडीयू को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि अब हम भी जवाब देंगे? क्योंकि टुन्ना पांडे वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश के सीएम बनते ही उन्हें विनाश पुरुष तक कह दिया था। नीतीश कुमार से नैतिकता के नाम पर 6 महीने पहले भी टुन्ना पांडे इस्तीफा मांग चुके हैं। अब फिर से बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में आरोप लगाते हुए जेल भेजने की बात करते हैं। हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं, और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पूरे सिवान में एनडीए के कैंडिडेट खिलाफ इन्होंने काम किया तो क्यों नहीं उसको निकाला? आप दुल्हा बना के रखे हुए हैं मंडप में, मंडप से बाहर क्यों नहीं करते हैं? मोड़ी भी पहना रहे हैं, दुल्हा भी बना रहे थे, नहीं काम चलने वाला है। बीजेपी की तरफ से टुन्ना पांडे को अब नोटिस तो भेज दिया गया, लेकिन क्या मामला सिर्फ नोटिस भेजने भर से बिहार में संभल जाएगा? उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की। 3 दिनों तक लखनऊ में जमे बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जब पार्टी और सरकार के कामकाज की कुंडली खंगाली तो यूपी बीजेपी में अटकलों का तूफान आ गया। जहां आप खामोशी है, लेकिन क्या ये बदलाव के अगले तूफान से आने के पहले की शांति है? बीएल संतोष बीजेपी के संगठन महासचिव इसी गाड़ी से जब बीजेपी दफ्तर से निकलकर दिल्ली रवाना हुए तो 2022 की चुनावी दस्तक के लिए तैयार हो रहे उत्तर प्रदेश में कई कयास घूमने लगे। वजह ये कि पहले संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 2 दिन तक यूपी में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोल कर जाते हैं। फिर संगठन महासचिव बीएल संतोष 3 दिन विधायकों मंत्रियों से बातचीत करते हैं। इस दौरान संगठन महामंत्री सुनील बंसल, महासचिव बीएल संतोष और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी आपस में चर्चा कर चुके हैं। अब दिल्ली में आरएसएस की वो बैठक होनी है जिसमें संघ कई अहम मुद्दों पर राय और फैसला लेगा। इतना सब कुछ अगर उत्तर प्रदेश को लेकर होता है तो जानना जरूरी है कि आखिर बैठक में हुआ क्या और आगे क्या होगा, क्योंकि बैठक में भाग लेकर निकलने वाले मंत्री तो इसे सिर्फ संगठन और सेवा का मंथन बताते रहे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है।
प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। इसी बैठक में ज्यादातर उन मंत्रियों से अलग से बात की गई जो समय समय पर अपनी नाराजगी किसी न किसी तरीके से जताते हैं। जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अलग से बात हुई, श्रीकांत शर्मा से भी बात की गई जो कई महीनों से सरकार का पक्ष रखते नजर नहीं आ रहे। ब्रिजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर से भी बात हुई जो कोरोना काल में चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस बार कई मंत्रियों ने निजी बातचीत में यानी कि 1-to-1 में जो संगठन से जो बीएल संतोष से उनकी बातचीत हुई उसमें अपने गुबार भी निकाले हैं। और गुबार इस बात का कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करने नहीं दिया और अब जबकि चुनाव का वक्त आ रहा है तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। यानी कि बहुत बड़ा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा गया है। कई मंत्रियों ने शिकायत की है कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे। जहां विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर अधिकारियों ने अपने स्तर से फैसले लिए हैं। ज्यादातर मंत्रियों की इच्छा के बगैर अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीएल संतोष ने डिनर पर एक मीटिंग की। 2.5 घंटे की बैठक में दावा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में सरकार के काम और कदम की जहां पूरी जानकारी दी, वहीं संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अफसर से एमएलसी बने ए.के. शर्मा को कैबिनेट में लाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन को टटोला। ए.के. शर्मा का क्या रोल होगा ये अब दिल्ली दरबार तय करेगा। यानी कि अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा तो कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच वो मंत्रालय नहीं देना चाहेंगे जिससे ऐसे लगे कि सत्ता 2 भागों में बंट रही है, पावर सेंटर 2 भागों में बंट रही है। तो अगर फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो निश्चित तौर पर ए.के. शर्मा को लाया जाएगा, ये तय है। कोरोना काल में लगातार दौरा करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन संगठन और सरकार में बदलाव का जो भी चाल चरित्र और चेहरा होगा वो संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद ही सामने आए, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले केंद्र में मंत्री पद का कोटा यूपी से बढ़ने का दावा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।